सेनेटर आमिर वलीउद्दीन चिश्ती साहब। जनाब, चूंकि मैंने कारोबारी पढ़ा, कारोबारी ख़ानदान में सीखा और कारोबारी कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ रिजर्वेशंस इस बजट के मुतालिक थी। चूँकि इजलास भी बजट से मुतालिक है, तो एक तरफ से आवाज़ आ रही है कि ये एक अवाम दोस्त बजट है, जबकि दूसरी तरफ ये अवाम दुश्मन बजट है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही लाचार और मजबूरियों वाला बजट है, जो कि यकीनन हमें डिक्टेट किया जा रहा है। और ये डिक्टेशन भी हम इसलिए लेने पे मजबूर हैं कि हमारी ही मुजरमाना गफलतों का ये समर है जो आज हम काट रहे हैं। जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं तिफल मकतब हूँ इस ऐवान में, तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने सीनियर कुलीग से कि वो मेरी रहनुमाई भी करेंगे। जनाब, मेरा मानना है कि एक सेहतमंद और एक तालीम याफ्ता माशरा ही पाकिस्तान को कामयाब कर सकता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस दफ़ा तालीम पे भी टैक्स लगा दिया गया है और सेहत पे भी टैक्स लगा दिया गया, यानी कि पेपर, पेंसिल, पेन, रबर, शार्पनर, एवरीथिंग टैक्स्ड। तो इस नेक्स्ट में पॉसिबल कि हम इन हालात के अंदर एक जो चाहते हैं कि एक सेहतमंद माशरा और एक तालीम याफ्ता माशरा कायम हो, तो ये तो महंगाई का और दौरा होगा और महंगाई और बढ़ जाएगी। फिर एक मिडिल क्लास तबका हमारे मुल्क में है जो कि अमीर और गरीब को बैलेंस करता है, उसको आपने तबाह कर दिया है। हमेशा टैक्स जो है वो सैलरीड क्लास पे लगते हैं या लार्ज टैक्स मैन्युफैक्चरर्स पे लगते हैं या जो नेट में मौजूद लोग हैं उन टैक्स पेयर्स के ऊपर ही लगते हैं। ये बड़ी आसान प्रैक्टिस है हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, और हमारे जो भी वजीर खजाना जब भी आते हैं वो इस पर अमल कर लेते हैं कि सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दें और आप जो भी टैक्स नेट में मौजूद है लार्ज मैन्युफैक्चरर्स उस पर टैक्स लगा दें। जनाब, जब मैंने मुशाहिदा किया इस टैक्स फाइनेंस बिल 2024 का और मैंने कंपेयर किया अपनी नेबरिंग कंट्रीज से, क्योंकि वो भी आप सबसे अच्छा मुआवजा तो अपने आप पड़ोस से कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल लंदन, अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़ की दी जाती हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे नेबर्स क्यों तरक्की कर रहे हैं। जब मैंने इन्फ्लेशन देखी तो हमारी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में, जबकि हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्री जो भी हमारे साथ, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब सिंगल डिजिट में। हमारे रिजर्व जो आ रहे हैं वो 8.21 बिलियन, तकरीबन 9 बिलियन के करीब हैं। वो भी मांगे तांगे गए हैं, कुछ हमने सऊदी अरब से लिए हैं, कुछ यूए से लिए हैं, कुछ चाइना से लिए हैं। लेकिन हमारे बाद आज़ाद होने वाला जो हमारा ही पार्ट बांग्लादेश था, उसके रिजर्व 24 बिलियन है। वो मांगे तांगे के नहीं हैं, वो उसके अपने हैं। उसकी एक्सपोर्ट 44 बिलियन है। जब वो हमसे अलहदा हुआ था तो बड़ी कशमाकुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ अपनी आज़ादी के बाद सीख ली है कि सियासी इस्तेकाम से ज़्यादा ज़रूरी है माशी इस्तेकाम। आज वहाँ पे सियासी इस्तेकाम नहीं है, लेकिन माशी इस्तेकाम बहुत है। वहाँ पे हड़तालें भी होती हैं, पहिया जाम भी होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे एम्बुलेंस और एक्सपोर्ट का ट्रक जब गुजरता है तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। चूँकि हमारे कराची के बहुत से लोगों ने वहाँ पे टेक्सटाइल मिल लगाई हैं, वो लगाई ही इसलिए हैं कि उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ना वहाँ हड़तालें होती हैं जो कि होती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के ट्रक नहीं रोके जाते हैं। तो ये राज जब उन्होंने सीख लिया है, तो इस राज को हम क्यों नहीं सीख सकते और अपना नहीं सकते। हमारी एक्सपोर्ट के हालात आपके सामने हैं। हमारे टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जिसका मैं भी शिकार हुआ हूँ। मैं पिछले साल तो लार्ज टैक्स पेयर था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं अगले साल लार्ज टैक्स पेयर में शामिल होऊंगा। कॉर्पोरेट टैक्स तकरीबन 48-50% में पहुँच गया है। 35% इनकम टैक्स, फिर आप डिविडेंड निकालते हैं तो 15% वो, और अगर आप 500 मिलियन से ज़्यादा हैं तो आपको सुपर टैक्स भी लगता है। यानी कि वो मिसाल है ना कि जिसने उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया। तो हमारी मिसाल भी यही है कि हम एक दफ़ा नेट में आ गए हैं और हम उससे अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट हमारे डबल डिजिट के अंदर है। पूरी रीजन के अंदर आप बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम सबको निकालें, सब सिंगल डिजिट में है। ग्रोथ आपकी 2.4 पहले थी, आपने टारगेट 3.6 की है, और ग्रोथ रेट अगर आप बांग्लादेश का ही देख लें 5.8, उनका टारगेट और बढ़ गया है। इंडोनेशिया, वियतनाम सब हमसे बहुत आगे हैं। हम जो है ग्रोथ रेट में बहुत पीछे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हमारी पॉलिसी से कंटिन्यूटी नहीं है। कल मेरे एक मौसम से रुकन यहाँ पे कह रहे थे कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे टैक्स लगा दिया गया। मैं पिछले 6 महीने पहले ये सुन रहा था कि जी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उससे बहुत बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंट में भी हैं और ओवरऑल भी। लेकिन उसके 6 महीने बाद इन्होंने टैक्स कर दिया है। जो कारोबार में शामिल होना चाहते हैं लोग, जो यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो फ्लाई इसलिए जो हमारा सरमाया है वो बहुत ही हसास है, वो इन्हीं हरकतों की वजह से यहाँ से फ्लाई कर रहा है।
जब मेरे वालिद साहब ने मुझे कारोबार हवाले किया था आज से 30 साल पहले, तो उस वक्त हमें बहुत अच्छा पाकिस्तान दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जब हम अपने बच्चों को ये कारोबार दे रहे होंगे तो वो कुछ अच्छे हालात में दे रहे होंगे। मुझे वो खौफ है उस दिन से कि जिस दिन हम जिम्मेदारों के गिरेबान होंगे और आवाम का हाथ हमारे गिरेबानों पे होगा। इसलिए हम जिम्मेदार हैं कि अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त कर लें। जब हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क बनाया था तो एक आरिफ इफ्तिखार आरी साहब क्या खूब कहा है कि वही ख्वाब जिसे हम सब ने मिल के देखा था, वही ख्वाब जिसे हम सब ने मिल के देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। तो जनाब आला, इस ऐवान की ये रविश रही है, इस ऐवान का ये माजी रहा है कि इसने हमेशा पार्टी पॉलिसी से हमेशा कौम से, हमेशा सूबों से बढ़ के, चूँकि हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसने हमेशा वो कानून साजी की है जो कि पाकिस्तान के मफाद में थी। जनाब, मेरी आखिर में सिर्फ और सिर्फ, बल्कि मैं एक और पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि मैं कल पढ़ रहा था कि डीजल पे टैक्स जो है वो कस्टम ड्यूटी वो कम कर दी गई है। चूँकि वो रिफाइनरी पॉलिसी, ब्राउन फील्ड पॉलिसी और ग्रीन फील्ड पॉलिसी मेरे नज़रों के सामने गुजरी थी। अगर हमने वो टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी हटा दी, तो न्यू जो रिफाइनरीज हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं कि पाकिस्तान आएंगी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं वो भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि शायद उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बजट इतनी जल्दबाजी में बना है कि जो कमिटमेंट हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स से किए हैं उसको भी नज़रअंदाज किया गया है। तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि इंशाअल्लाह ये ऐवान इसके अंदर अपना किरदार अदा करेगा, चूँकि हम हाउस ऑफ फेडरेशन है, और एक जगह मिल बैठ के तकरीबन 25 से 30 साल की हमारी पॉलिसीज़ हों जो कि पार्लियामेंट से स्टम्प हो जाएँ, उसको इंडोर्स कर दिया जाए, और हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी इसको इंडोर्स कर दे कि आइंदा कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे PTI आए, चाहे वो है पीपल्स पार्टी आए, या चाहे मुस्लिम लीग नून आए, उसको मौका मिले और वो पॉलिसीज़ को डिस्टर्ब ना कर दे। FDI, एक आखिरी में बताना चाहता हूँ कि FDI के मुतालिक बहुत बातें हुई कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो जनाब, मैंने 24 साल का स्टेटमेंट निकाला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में पिछले 24 साल में सिर्फ $48 बिलियन की FDI आई, यानी कि एवरेज $2 बिलियन एवरी ईयर। उसके अंदर आप किसी को, यानी कि PTI गवर्नमेंट में $2 बिलियन, PTI पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी सिर्फ $2 बिलियन। इसकी वाहिद वजह यह है कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस ऐवान से और अपने अरकान से कि वो तवज्जो देंगे कि हमें एक मुस्तकिल और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।